अध्याय 14 दुनिया के अंत की शुरुआत। धीरे धीरे दरवाजा दोबारा खुला और जो आकृति इस बार बाहर आई वह लड़की जितनी ही लंबी और सीधी तनी हुई थी, लेकिन उस जितनी पतली ना थी। उसने कोई रोशनी ना उठा रखी थी, लेकिन रोशनी उसमें से आती लग रही थी। जैसे जैसे वह आकृति पास आई, लूसी ने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी चांदी सी दाढ़ी सामने उसके नंगे पैरों तक लटक रही थी और उसके चांदी जैसे बाल पीछे एड़ियों तक लटक रहे थे। उसका लबादा यूं लगता था जैसे चांदी की भेड़ों की ऊन से बनाया गया हो। वह इतना नर्म दिल और गंभीर लग रहा था कि तुरंत ही सब मुसाफिर अपने पैरों पर खड़े हो गए और चुप खड़े रहे। लेकिन बूढ़ा आदमी मुसाफिरों से बिना बात किए मेज के पास आया और दूसरी ओर अपनी बेटी के एकदम सामने खड़ा हो गया। फिर दोनों ने अपनी बाहें फैला दी और पूर्व की ओर मुड़े। फिर उसी तरह खड़े वे गाने लगे। काश कि वह गीत लिखा जा सकता, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसे याद न रख सका। और बाद में लूसी ने कहा कि वह काफी ऊंचा और पतली आवाज का गीत था, लेकिन बहुत मीठा, एक तरह का सुहाना मीठा, जैसे भोर का गीत हो। और जैसे जैसे वे गाते गए, पूर्वी आकाश से स्लेटी बादल उठते गए, सफेद रोशनी के टुकड़े फैलते गए, जब तक कि पूरा जल थल आकाश उजला सफेद हो गया और समंदर चांदी सा चमकने लगा। और उसके काफी देर बाद पूर्व आखिर को लाल होने लगा और फिर अंत में बिना बादलों वाला सूरज समंदर में से ऊपर उठा और उसकी दूर तक आई समतल किरणें मेज की पूरी लंबाई पर सुनहरी रूपहली फैल गईं। पत्थर के चाकू पर भी। एक दो बार पहले भी नार्निया वासियों ने हैरान होकर ये सोचा था कि क्या उगता सूरज इन समंदरों में ज्यादा बड़ा नहीं दिखता था, लेकिन इस बार उन्हें यकीन हो गया। कोई भ्रम ना था। इस सूरज की किरणों की चमक मेज पर और ओस पर उस किसी भी चमक से ज्यादा रोशन थी जो उन्होंने कभी भी देखी थी। और बाद में एडमंड ने कहा, जबकि उस ट्रिप में ऐसी कई बातें हुई जो सुनने में ज्यादा एक्साइटिंग लगेगी, लेकिन वह पल सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था, क्योंकि अब वे जान गए थे कि वे सचमुच दुनिया के अंत की शुरुआत पर आ पहुंचे थे। फिर उगते सूरज के बीचों बीच से कुछ उड़कर उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वे सूरज को एकटक ना देख सकते थे, लेकिन थोड़ी देर में हवा आवाजों से गूंजने लगी। आवाजें जिन्होंने वही गीत उठा लिया था जो वह लड़की और उसके पिता गा रहे थे, लेकिन वह गीत सुर में कहीं ज्यादा जंगली और ऐसी भाषा में था जो कोई न जानता था। और उसके बाद जल्दी ही उन आवाजों के मालिक भी दिखाई देने लगे। वे पंछी थे, बड़े और सफेद, और वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में आए और हर चीज पर बैठते गए। घास पर, पत्थर के फर्श पर, मेज पर, तुम्हारे कंधों पर, हाथों पर और सिर पर, जैसे सारे में भारी बर्फ पड़ी हो। क्योंकि बर्फ की तरह ना उन्होंने हर चीज को सफेद बना दिया, बल्कि हर आकृति को धुंधला और गोल भी बना दिया। लेकिन लूसी ने अपने ऊपर बैठे पंछियों के पंख के बीच से देखा कि एक पंछी अपनी चोंच में कुछ लिए बूढ़े आदमी के पास उड़ कर गया। वह कुछ कुछ फल जैसा था या जलता अंगारा था, क्योंकि उस पर नजर नहीं टिकती थी। फिर पंछियों ने गाना बंद कर दिया और मेज पर कुछ करने में व्यस्त हो गए। जब वे वहां से उठे तो जो कुछ भी खाया पिया जा सकता था वह गायब हो चुका था। ये पक्षी मेज पर से उठे, सैकड़ों और हजारों की तादाद में, और उगते सूरज की ओर वापस चले गए। लेकिन अब जब वे गा नहीं रहे थे तो उनके पंखों की फड़फड़ाहट से पूरी हवा कांप उठी और मेज भी बिल्कुल साफ, और नार्निया के तीनों लॉर्ड अब भी सो रहे थे। अब आखिर में बूढ़ा आदमी मुसाफिरों की ओर मुड़ा और उनका स्वागत किया। जनाब, कैस्पियन बोला, क्या हमें बताएंगे कि उस जादू को कैसे मिटाए जिसने इन तीनों नार्निया वासियों को सुला रखा है? मैं तो खुशी से बताऊंगा मेरे बेटे, बूढ़े आदमी ने कहा। इस जादू को तोड़ने के लिए तुम्हें दुनिया के अंत तक जाना होगा, या उसके इतना पास जितना कि संभव है, और वापस आते हुए तुम्हें किसी एक को वहीं छोड़ कर आना होगा। और उस एक का क्या होगा? रिपीचीफ ने पूछा। उसे संपूर्ण और आखिरी पूर्व जाना होगा, और इस दुनिया में वह कभी वापस ना आएगा। यही मेरे दिल की मुराद है, रिपीचीफ ने कहा। और क्या अब हम दुनिया के अंत के निकट हैं, सर? कैस्पियन ने पूछा। क्या आपको इससे आगे के समंदरों और देशों के बारे में कुछ जानकारी है? मैंने उन्हें बहुत समय पहले देखा था, बूढ़ा आदमी बोला, लेकिन वह नज़ारा बहुत ऊंचाई से दिखा था। मैं तुम्हें वे बातें नहीं बता सकता जिनकी जरूरत खलासियों को होती है। क्या आपका मतलब है कि आप हवा में उड़ रहे थे? यूस्टोस के मुंह से ये बात निकल गई। मैं हवा से भी बहुत ऊपर और ऊंचे था, मेरे बेटे, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मैं रामांदु हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि तुम हैरानी से एक दूसरे को देख रहे हो, और तुमने मेरा नाम पहले कभी नहीं सुना। और हैरानी की बात भी नहीं, क्योंकि जब मैं सितारा था
वे दिन कब के खत्म हो गए। तुम्हारे इस दुनिया में आने से कई पहले के बरस, और अब तो सभी नक्षत्र भी बदल गए हैं। ओह हो, एडमंड ने धीरे से कहा, तो ये रिटायर हुआ सितारा है। क्या आप अब सितारे नहीं हैं? लूसी ने पूछा। मैं आराम करता हुआ सितारा हूँ मेरी बच्ची, रामांदु बोला। जब मैं आखिरी बार अस्त हुआ, जर्जर और बूढ़ा, जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते, तब मुझे उठाकर इस द्वीप पर लाया गया। अब मैं उतना बूढ़ा नहीं हूँ। हर सुबह एक पंछी मेरे लिए अग्निफल लाता है, सूरज की घाटियों से, और हर अग्निफल मेरी उम्र कुछ घटा देता है। और जब मैं फिर से नन्हे बच्चे जितनी उम्र का हो जाऊंगा, तब मैं फिर सितारा रूप में उदय हो जाऊंगा, क्योंकि हम धरती के पूर्वी क्षितिज पर हैं, और फिर से सितारों और ग्रहों उपग्रहों के विशाल नृत्य में अपना स्थान लूंगा। हमारी दुनिया में, यूस्टोस बोला, सितारे तो जलती हुई गैस के विशाल गोले होते हैं। तुम्हारी दुनिया में भी, मेरे बेटे, सितारा जलती गैस नहीं होता, बल्कि सिर्फ उससे बना होता है। और इस दुनिया में तुम पहले ही एक सितारे से मिल चुके हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कोरिया किन से मिले थे। क्या वह भी रिटायर हुआ सितारा है? लूसी ने पूछा। बिल्कुल वैसा तो नहीं, रामांदु बोला। उसे डफर्स पर काबू रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन आराम के तौर पर नहीं, वह सजा के तौर पर भेजा गया था। यदि सब ठीक रहा होता तो वह दक्षिणी शीत के आकाश में हजारों बरस तक और चमक सकता था। सर, उसने क्या किया था? कैस्पियन ने पूछा। मेरे बेटे, रामांदु बोला, आदम के बेटे के जानने की बात नहीं है ये, कि एक सितारा क्या क्या गलतियां कर सकता है। लेकिन आओ, हम ऐसी बातों में समय नष्ट कर रहे हैं। क्या तुमने फैसला कर लिया है? क्या तुम पूर्व दिशा में और आगे जाओगे और किसी एक को छोड़कर लौटोगे और जादू तोड़ सकोगे, या कि अब तुम वापस पश्चिम की ओर जाओगे? लेकिन जनाब, रिपिचीप बोला, इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत ही साफ है कि इन तीनों को जादू से बचाना शुरू से ही हमारे सफर का इरादा था। रिपिचीप, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, कैस्पियन ने जवाब दिया। और यदि ऐसा ना भी होता, तो भी दुनिया के अंत तक, जहाँ तक भोर का राही हमें ले जा सकता है, हम जरूर जाते। यदि हम ना गए तो मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन मैं हमारे खलासियों के बारे में सोच रहा हूँ। उन्होंने सातों लॉर्ड को खोजने की रजामंदी दी थी, पृथ्वी के कगार तक जाने की नहीं। यदि हम यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो हम दुनिया का किनारा ढूंढने को बढ़ रहे हैं, आखिरी और अंतिम पूर्व। और कोई नहीं जानता कि वह कितनी दूर है। वे सब बहादुर हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि उनमें से कुछ सफर करते थक गए हैं, और उनकी यही ख्वाहिश है कि अब नार्निया की ओर वापस मुड़ चलें। मुझे नहीं लगता कि हमें बिन बताए या बिना उनकी इच्छा के उन्हें आगे चलने पर मजबूर करना चाहिए। और फिर बेचारे लॉर्ड रूप भी तो हैं, वह तो टूट से ही गए हैं। मेरे बेटे, सितारे ने कहा, यदि तुम लोगों को जबरदस्ती या धोखे से ले जाना चाहते तो कोई फायदा ना होता। इस तरह तो पुरजोर जादू नहीं टूटा करते। उन्हें अवश्य ही मालूम होना चाहिए कि वे कहाँ जा रहे हैं और क्यों। लेकिन वह कौन है जिसके टूटने की तुम बात कर रहे हो? कैस्पियन ने रामांदु को लॉर्ड रूप की दास्तान बताई। मैं उसे वह दे सकता हूँ जिसकी उसे सबसे अधिक जरूरत है, रामांदु ने कहा। इस टापू पर मनचाही और तमाम नींद है, जो बिना मेहनत या मजदूरी की मिलती हैं, और जिनके किसी सपने की आहट नहीं होती। इसे उन बाकी तीनों के पास बिठा दो, और वह बेहोशी की नींद सोया रहेगा जब तक तुम वापस ना आओ। हाँ हाँ, कैस्पियन, चलो हम ऐसे ही करते हैं, लूसी बोली। मुझे यकीन है कि उसे यही चाहिए। तभी बहुत से लोगों के चलने और बातें करने की आवाज आई। ड्रिनियन और जहाज के बाकी खलासी आ रहे थे। जब उन्होंने रामांदु और उसकी बेटी को देखा तो वे हैरान होकर रुक गए, और फिर हर आदमी ने अपने हैट उतार कर उनका अभिवादन किया। कुछ खलासियों ने मेज पर पड़े खाली बर्तन को मायूसी से देखा। माई लॉर्ड, राजा ने ड्रिनियन से कहा, आप दो खलासियों को भोर के राही पर वापस भेजे और लॉर्ड रूप को हमारा संदेश दें। उन्हें बताएं कि उनके आखिरी तीन साथी यहाँ सोए हैं, ऐसी नींद जो बिना सपनों की है, और कि वे भी यहाँ आकर आराम कर सकते हैं। जब संदेश भेजा गया तो कैस्पियन ने उन सभी को बैठने को कहा और पूरी स्थिति उनके सामने रख दी। उसके बाद कुछ देर तो सन्नाटा रहा। फिर थोड़ी खानाफूसी के बाद प्रधान तीरंदाज खड़ा हुआ और बोला, जो हम में से कई लोग काफी अरसे से जानना चाहते हैं महाराज, वह ये है कि जब हम वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो हम घर कैसे पहुंचेंगे। चाहे हम यहाँ से मुड़े या कहीं और से, पूरे रास्ते पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवा चली है, सिवाय कि कभी कभी हवाएं थम जाती हैं। और यदि ये नहीं बदलता
तो मैं जानना चाहूंगा कि हम नार्निया वापस पहुंचने की उम्मीद कैसे करें। यदि हम पतवार के रास्ते वापस चलें तो हमारी रसद पूरा रास्ता नहीं चलेगी। यह तो जमीन वालों की बात है, ड्रिनियन बोला। इन समंदरों में नए साल तक लगातार पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जो उसके बाद बदल जाती हैं। जहां तक मैंने सुना है, हमें घर वापस जाने की जरूरत से ज्यादा हवाएं ही मिलेंगी। सरकार, ये सही है, एक बूढ़े नाविक ने कहा, जो गालमा से था। यदि मैं इस जहाज पर हुक्म दे रहा होता तो यही कहता कि सर्दियां यहाँ बिताएं और वापसी की यात्रा मार्च में शुरू करें। पूरी सर्दियां यहाँ खाओगे क्या? यूस्टोस ने पूछा। ये मेज हर शाम राजाओं की दावत से लदी होगी, रामांदु ने कहा। ये हुई ना बात, कई खलासियों ने कहा। आप सभी शाही हरजात और सभी खास और आम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, राइनेल्फ बोला। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। हम में से किसी को भी सफर पर आने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। हम सभी अपनी मर्जी से आए थे, और यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो कैर पैरवल से चलते हुए काफी ऊंची आवाज में एडवेंचर की बात कर रहे थे, और कि जो जब तक वापस ना आएंगे, जब तक कि वे दुनिया का अंत ना छू लेंगे। और आज राजाओं की दावत की मेज देख उनका आगे जाने का मन नहीं। हम ऐसे बहुतों को छोड़ आए जो अपना सब कुछ त्याग हमारे साथ आने को तैयार थे। उस वक्त तो सूरमाओं को कवच पहनने से बेहतर ये माना जाता था कि भोर के राही पर सफाई करने का काम मिल जाए। मुझे नहीं मालूम कि सबको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं, लेकिन सीधी सी बात है, जब हम वापस जाकर बताएंगे कि हम दुनिया के अंत की शुरुआत पर पहुंचे, लेकिन आगे जाने का जिगरा ना रहा, तो कैसा लगेगा? कुछ ने इस पर तालियां बजाईं, लेकिन कुछ अब भी ना माने। इन सबको मनाना आसान नहीं, एडमंड ने कैस्पियन के कान में कहा। यदि इनमें से आधे आगे जाने को ना माने तो हम क्या करेंगे? अभी देखो, कैस्पियन ने वापस फुसफुसा कर कहा, अभी तुरुक का पत्ता बाकी है। रीप, तुम क्यों कुछ नहीं बोलते? लूसी ने फुसफुसाकर रिपी चीप से पूछा। नहीं रानी साहिबा, ऐसी उम्मीद भी क्यों करें? रिपी चीप ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, जो वहां खड़े सभी तक पहुंच गई। मेरी प्लान तो तैयार है। जब तक संभव है, मैं भोर के राही में पूर्व की ओर यात्रा करूंगा। जब ये फेल हो जाएगा तो मैं अपनी कश्ती में आगे जाऊंगा। जब मेरी कश्ती डूब जाएगी तो मैं अपने चारों पंजों से तैरता रहूंगा। और जब मैं और न तैर सका, और तब तक ना तो असलन के देश पहुंचा, ना दुनिया के अंत के विशाल झरने के पार गिरा, तो मैं उगते सूरज की ओर से ऊर्जा करके जल समाधि ले लूंगा, और पिपी सीख नार्निया में बोलने वाले चूहों का सरताज होगा। वाह वाह, एक खलासी बोला। मैं भी यही कहूंगा, सिर्फ कश्ती वाली बात फर्क है, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत छोटी है। फिर उसने धीरे से कहा, मैं किसी चूहे से हारने वाला नहीं। अब कैस्पियन उछलकर खड़ा हुआ। दोस्तों, उसने कहा, शायद आपने हमारा मकसद ठीक से नहीं समझा। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि हम तुम्हारे पास भीख मांगने आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम, हमारे शाही भाई और बहन, और उनके रिश्तेदार और महान सूरमा सर रिपी चीप और लॉर्ड ड्रेनियन दुनिया के अंत तक जाने का महान संकल्प लिए निकले हैं। हमारी मर्जी है कि तुम सब जाने की इच्छा रखने वालों में से हम उन्हें चुने जो इस महान कारनामे की योग्य हैं। हमने ये तो कहा ही नहीं कि जो चाहे आ सकता है। इसलिए अब हम लॉर्ड ड्रेनियन और लॉर्ड रिंस से कहेंगे कि ध्यान से परखे कि कौन है जो युद्ध करने में सबसे ताकतवर, पतवार चलाने में सबसे माहिर, बहादुरी में सबसे अव्वल, हमारे प्रति सबसे वफादार और रहन सहन में सबसे आला है। फिर हमें उनके नाम की एक लिस्ट बना कर दें। यहाँ कैस्पियन एक पल को रुका, फिर जोश भरी आवाज में तेजी से बोला, असलन की अयाल, क्या तुम सोचते हो कि दुनिया की आखिरी चीज देखने का सुनहरा मौका यूं ही मिल जाता है? अरे हमारे साथ तो जो भी आएगा उसकी आने वाली पीढ़ियां भोर के राही के खिताब की मालिक होंगी, और जब हम कैर पैरवल पहुंचेंगे तो उनमें से हर एक को भरपूर सोना या जमीनें मिलेंगी जो उसे जिंदगी भर के लिए अमीर बना देंगी। अब तुम सब इस टापू पर घूमो। आधे घंटे में मैं उन नामों की लिस्ट लूंगा जो लॉर्ड ड्रेनियन मुझे पेश करेंगे। काफी शर्म भरी चुप्पी में सभी खलासी कैस्पियन के सामने झुके और इधर उधर को चल दिए, लेकिन ज्यादातर छोटे छोटे झुंड बनाए खड़े बातें करने लगे। और अब लॉर्ड रूप से बात करते हैं, कैस्पियन बोला। जब वे मेज की ओर मुड़े तो लॉर्ड रूप वहां पहले ही मौजूद थे। वह उस पूरे शोरगुल में चुपचाप वहां आए थे और लॉर्ड ऑर्गेस के पास बैठ गए थे। रामांदू की बेटी उनके पास खड़ी थी, और रामांदू खुद उनके सफेद बालों पर हाथ रखे खड़े थे। दिन की रोशनी में भी रामांदू के हाथों से हल्की चमकीली रोशनी निकल रही थी।
रूप के थके चेहरे पर अब मुस्कान झलक रही थी। उसने अपना एक हाथ लूसी की ओर और दूसरा कैस्पियन की ओर बढ़ाया। एक पल को यूं लगा जैसे वह कुछ कहने वाले थे, फिर उनकी मुस्कान खिल उठी, जैसे कि मीठा सा एहसास उन पर फैल गया हो। उन्होंने संतोष की गहरी सांस ली और मेज पर सिर रखा और सो गए। बेचारे रूप, लूसी बोली। शुक्र है, कितना तड़पे होंगे। इस बारे में तो सोचो भी मत, यूस्टोस बोला। इतने में कैस्पियन के भाषण का असर होने लगा था और शायद उस द्वीप का जादू भी मदद कर रहा था। काफी खलासी जो आगे के सफर से बच जाना चाहते थे, अब निकाले जाने से परेशान थे। और ऑफ कोर्स, जब भी कोई खलासी कहता कि उसने दुनिया के अंत के सफर पर जाना है और उसके लिए इजाजत लेने का मन बना लिया है, तो बचे हुए को लगता कि उनकी तादाद कम हो रही थी। तो आधा घंटा खत्म होने से पहले कई खलासी ट्रिनियन और रिंस के आगे पीछे घूम रहे थे और उसकी काफी खुशामद कर रहे थे। और जल्दी ही सिर्फ 3 रह गए जो जाना नहीं चाहते थे, और वे बाकियों को पीछे रह जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। और थोड़ी ही देर में सिर्फ एक रह गया, और आखिर में उसने भी अकेला छूटने के डर से अपना इरादा बदल दिया। आधा घंटा खत्म होने पर वे सभी असलन की मेज पर वापस आए और भीड़ बनाकर खड़े हो गए। मेज के दूसरे सिरे पर ड्रेनियन और रिंस कैस्पियन के साथ बैठे और अपनी रिपोर्ट पेश की, और कैस्पियन ने आखिरी खलासी को छोड़कर बाकी सभी के नामों को मंजूरी दे दी। उस आखिरी खलासी का नाम प्रिटन प्रेम था, और वह उस पूरे दौरान सितारों के द्वीप पर रहा और अपनी किस्मत पर पछताता रहा। रामांडू और उसकी बेटी से बात करने की उसकी शख्सियत ना थी, और ज्यादातर समय बारिश होती रही। और चाहे कि हर रात असलन की मेज पर शाही दावत होती थी, वह उसका मजा ना ले सकता था, क्योंकि वहां उसके साथ सिर्फ 4 सोए हुए लॉर्ड होते थे, और फिर बारिश और अंधेरा, और उन हालात में उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और जब बाकी सभी वापस आ भी गए, तो वह उनमें घुल मिल ना सका और लोन द्वीप समूह पर कैरल मॉल में ही बस गया। वहां वह दुनिया के अंत की खूबसूरत कहानियां सुनाया करता था, जिन्हें धीरे धीरे वह खुद ही सच मानने लगा। तो कह सकते हैं कि वह उसके बाद हमेशा ही खुशी खुशी रहा, लेकिन वह चूहे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस रात वे सभी असलन की मेज पर बैठे और जादू से रची शाही दावत का आनंद लिया। और अगली सुबह जब हजारों पंछियों का काफिला आकर मेज साफ कर गया, तो भोर के राही ने फिर से पाले खोल फहराई और वह अपने सफर पर आगे चला। मैडम, कैस्पियन ने रामांडू की बेटी से विदा ली। मैं आपसे फिर बात करूंगा, इस जादू को तोड़ देने के बाद। और रामांडू की बेटी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी।